और देखिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई जिसमें बांकीपुर उपचुनाव से लेकर ये बड़ी खबर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवार के नाम पर मंथन किया जाएगा। उम्मीदवार का नाम क्या हो, कौन वो कैंडिडेट हो, इसे लेकर चर्चा होगी। बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें बीजेपी कार्यालय में ये कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। बैठक में सीएम सम्राट चौधरी मौजूद होंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा और उम्मीदवार के नाम पर इस वक्त ये मंथन का दौर चलता हुआ। उम्मीदवार कौन बनाया जाए, क्योंकि ये नाक और साख दोनों की लड़ाई इसे मानकर चला जा रहा है। और इस लिहाज से देखें तो ये बड़ी बैठक जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में चल रही है, बैठक में सीएम सम्राट चौधरी खुद मौजूद हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बैठक, जिसमें उम्मीदवारी पर सबसे महत्वपूर्ण तौर पर चर्चा होती हुई कि कैंडिडेट कौन और किसे यहां से बीजेपी अपने उम्मीदवार के तौर पर रखी, क्योंकि ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको याद होगा नितिन नवीन इस सीट से लगातार जीतते रहे और उसके बाद ये सीट जब खाली हुई है तो बांकीपुर इस सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर मंथन का दौर चल रहा है। और पटना से बड़ी खबर, जहां बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस वीआईपी सीट पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होना है, जिससे यहां का अब मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि 4 सालों से जनसुराज ही मेरी जिंदगी है। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी उसे पूरा करने का प्रयास मेरी तरफ से किया जाएगा। बांकीपुर से अगर जीत मिलती है तो उससे पार्टी का मनोबल काफी बढ़ेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। जनता का आशीर्वाद मिला तो जीतेंगे भी। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की हमारी कोशिश बनी रहेगी। मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर रखा है और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो पटना की इस बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत इस वक्त बेहद गर्म हो चुकी है। 6 जुलाई से उम्मीदवारों का नामांकन इस सीट पर शुरू हो रहा है और बांकीपुर से जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस के ऋषि मिश्रा ने एक बड़ा बयान देकर इस सियासत को एक नई दिशा दे दी है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस प्रशांत किशोर को अपना समर्थन देगी। उन्होंने दूसरे दलों से भी बीजेपी को हराने के मकसद से आने की साथ अपील की और विपक्षी दलों को एक ही कॉमन कैंडिडेट देने की अपील करते हुए ऋषि मिश्रा नजर आए। बांकीपुर विधानसभा पिछले 40-45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वहां से होते आए और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव होना है। हम लोगों को एज अ ऑपोजिशन पार्टी सिंगल कैंडिडेट वहां पे देना चाहिए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर पाएंगे। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस के हाईकमांड, आरजेडी के हाईकमांड से भी बात करनी चाहिए और अगर वो इच्छुक है तो हम लोगों को भी
क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का A++ सीट है। भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए हम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। तो आरजेडी ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद ने बिहार की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूत करने के मकसद से की गई थी। लालू प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पिछले 30 सालों में कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने सिद्धांतों और जनहित के मुद्दों से कभी कोई समझौता नहीं किया गया। उन्होंने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए उनके योगदान और समर्पण को पार्टी की ताकत बताया। तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्थापना के 3 दशक पूरे कर लिए और इस मौके पर बांका के स्थानीय नगर भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के श्रम एवं उद्योग मंत्री और गोड्डा से विधायक संजय यादव सहित जिले के पूर्व विधायक और दिग्गज नेता शामिल हुए। अपने संबोधन में संजय यादव ने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव की राजद सांगठनिक रूप से किसी भी दल से कमजोर नहीं है, बल्कि पार्टी से जुड़े हुए लोगों के बीच आपसी तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से इतनी भीड़ कम नजर आती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेताया कि आगे की सियासी लड़ाई के लिए अभी से ही मोर्चाबंदी करनी होगी। गांव-गांव जाकर लालू और तेजस्वी के संदेश को पहुंचाना ही होगा, तब जाकर संगठन को मजबूती मिलेगी। थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखिए कि कहीं न कहीं आपके अंदर खामियां हैं। आपने अपने लोगों को जो है बताने का काम नहीं करते हैं, आने का काम नहीं करते। हम आज 15 दिन से क्षेत्र में नहीं है गोड्डा में, सीखना चाहिए गोड्डा तो आपके मुट्ठी में कभी नहीं रहा। और जब से हम ज्वाइंट बिहार में गए, आप देख लीजिए, आप वीडियो कॉलिंग कर करके गोड्डा करने की स्थिति या कोई भी प्रोग्राम गोड्डा का देख लीजिए, हम रहे या ना रहे, जब भी राष्ट्रीय जनता दल का नेता फरमान जारी करता है 50,000 25,000 की भीड़ जो है वहां की कार्यकर्ता जो है खड़ा हो जाता है नेता के हवालों पर। तो ये चीज को आप लोगों को जो है सजग होकर के और आप लोगों को मुस्तैदी से पार्टी के नीति और सिद्धांतों को बता करके अपने लोगों को, चूंकि ये आपका नींव है। अगर आप अभी नेताजी ने कह रहे थे बूथ अगर मजबूत है तो आपको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और पटना से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच लंबी बातचीत चली है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जाकर मुलाकात की और दोनों ही नेताओं के बीच देखिए मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार का हाथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर, और ये भरोसे और विश्वास की एक मजबूत तस्वीर है जो दोनों नेताओं के बीच के संबंधों को भी जाहिर करता है। नालंदा से अपराधियों को बेखौफ हौसले की एक डराने वाली तस्वीर सामने आती है। रहुई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच देखिए किस तरीके से खूनी संघर्ष देखने को मिला और देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ा कि एक पक्ष के उमेश यादव ने सरेआम पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ 8 राउंड गोली चला दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश सरेआम गोलीबारी और रोड़ेबाजी करते हुए नजर आते हैं। राहत की बात ये रही कि अंधाधुंध फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रहुई थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू की गई। खेतों में छिपे 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। बाकी फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी इस वक्त जारी है। दानापुर से बड़ी खबर, जहां दो गुटों के बीच हिंसक झड़प से हड़कंप मच गया। मनेर के खासपुर गांव में जमकर
मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच रोड़ेबाजी की घटना भी सामने आई। घटना में करीब 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 घायलों की हालत ज्यादा गंभीर बताई गई। इलाज के लिए इन्हें फिलहाल इलाज अस्पताल में पहुंचाया गया। सूचना के बाद पुलिस टीम यहां पर जरूर पहुंचती है और कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलाके में पुलिस बल की तैनाती इस वक्त भी है और पुलिस अपनी तहकीकात में जुट गई है। वहीं बांका से बड़ी खबर, जहां मंचले को युवती से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। युवती ने चप्पलों से जमकर इस शख्स को सबक सिखाया है। सड़क पर मंचले की जमकर कुटाई की गई। ये वो शख्स जिसे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। फप्ती कसने पर ये युवती पहले भड़कती है और उसके बाद जमकर सरेआम इस शख्स की पिटाई कर देती है। पुलिस ने मौके पर हालांकि पहुंचकर स्थिति को संभाला। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। खबर सीतामढ़ी से, जहां एक थाना प्रभारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे सिपाहियों से कहते नजर आ रहे हैं कि ये डंडा आपकी सुरक्षा के लिए है, आम जनता पर चलाने के लिए नहीं है। वे आगे कहते हैं कि अब बेवजह डंडा मत चलाना, नहीं तो लोग तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बना लेते हैं। आपको बताते चलें कि यातायात थाना परिसर में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिस दौरान की तस्वीर है ये। इस दौरान उन्हें यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से किस तरीके से पेश आना है, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। अभी के समय में बिल्कुल भी डंडा नहीं चलाना है बेवजह, समझ रहे हैं? हाँ, ये आपके बचाव के लिए, पब्लिक को कूटने के लिए नहीं है। जहां मैंने वहां पे पीट दिए, ये कर दिए। छोटी छोटी बात पे देखिए अब वीडियो बनाने लग रहा है लोग। जमुई से बड़ी खबर, जहां उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। सब्जियों के नीचे छिपाकर लाई जा रही शराब की खेप को पुलिस उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से पकड़ा गया है। डुमरी चेक पोस्ट पर यह बड़ी सफलता, जिसमें पिकअप वैन से 108 पेटी शराब की बरामदगी की गई। ड्राइवर हालांकि यहां जो बताया जा रहा है उससे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बंगाल से मोतिहारी शराब की ये खेप पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। गयाजी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां चोर खेत में लग गए 1-2 नहीं बल्कि 5 ट्रांसफार्मर को ही चुरा ले गए। चोरों ने ट्रांसफार्मर को उतारकर उसमें मौजूद तांबे और अन्य कीमती सामान को निकाला और बाकी सामान यहीं मौके पर छोड़कर फरार हो गए। ये तस्वीर देखिए और देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर के तार की चोरी कर ली जाती है। चोरी की इस वारदात से किसानों में जबरदस्त नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है। ट्रांसफार्मर चोरी होने से सैकड़ों किसानों की सिंचाई अब ठप हो गई है। सूचना मिलने के बाद बिजली विभाग के कर्मी यहां जरूर पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती अनुमान के मुताबिक चोरी हुए ट्रांसफार्मर की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सबसे पहले 63 के भी हमारा बैठा था मोंटी कार्लो का। अच्छा, मोंटी कार्लो का। अच्छा, तो भी गायब है उसका भी कॉइल ही गायब है कि ट्रांसफार्मर? सब सेम सब यही है, मतलब सेम कंडीशन में चोरी किया है। अच्छा, एक चीज आप लाइनमैन है, ये जो चोरी किया है तब क्या लगता है कैसा चोर होगा ये? चोर तो इसे बहुत धाकड़ चोर है, कहा कि देखिए सब कटर से काटा है, स्विच पहले गिरा दिया है। टी-शर्ट के भी में तो ताला मारा हुआ था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। एनकाउंटर रात करीब 8 बजे शोपियां के चनपुरा गांव में शुरू हुआ और जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, तलाशी अभियान चलाया और इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आतंकी जाकिर गनई और लतीफ भट्ट के मारे जाने की खबर है। तो जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में रखी गई किताब पर्सनैलिटीज एंड लीडेंट ऑफ J&K को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। जी हां, बीजेपी का आरोप है कि किताब में मकबूल भट्ट समेत कई अलगाववादी नेताओं और आतंकियों को महिमा मंडित किया गया है। किताब में उन्हें शहीद बताया गया है। ये किताब सरकारी स्कूलों तक समग्र शिक्षा योजना
के तहत पहुंची हुई है। बीजेपी ने इस किताब के एक लेखक और संस्थान से जुड़े कई सवाल उठाते हुए इसकी मंजूरी और वितरण की प्रक्रिया की जांच की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी से इस किताब को हटाने के अब निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बीच पूरे मामले में सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। इस मामले में यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। प्रकाशक के ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के सबूत जब्त किए गए। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 लेखकों और दोनों प्रकाशकों को जम्मू कश्मीर में ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। सरकार का यह कहना है कि किताबों में अलगाववाद से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री थी, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। जांच रिपोर्ट 30 दिनों में सौंपने के निर्देश भी दिए गए। होर्मुज़ स्ट्रेट इन दिनों दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री लाइनों में से एक गिने जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका से जुड़े तनाव के कारण कई जहाज बीच रास्ते से ही लौट रहे हैं। तेल, गैस और जरूरी सामान की सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त चिंता में है। ऐसे माहौल में भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई। सरकार का दावा है कि वैश्विक संकट के बावजूद देश में खाद की कभी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रूस, अमेरिका, मोरक्को, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब और मिस्र जैसे देशों से उर्वरक लेकर आने वाले 15 जहाज सुरक्षित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इससे खरीफ सीजन में किसानों को यूरिया और डीएपी की उपलब्धता को लेकर राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर चुका है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और महाराष्ट्र के वसई का हाल भी अलग नहीं है। वहां सड़कें देखिए किस तरीके से दरिया में तब्दील हो गई हैं। जो तस्वीर वहां से आई है उसे देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि सड़क यहां पर आखिर है कहां, जिस पर कुछ वक्त पहले लोग चला करते थे और गाड़ियां दौड़ा करती थी। इतना ही नहीं, यहां सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं। कॉलोनी में चारों तरफ आपको जहां तक नजर जाएगी दूर दूर तक पानी नजर आएगा। लोगों को घरों से निकलने में अब परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश के पानी में कुछ लोग फंसे हुए भी हैं, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। दरअसल भारी बारिश के बाद वसई, विरार इलाकों में जल भराव हो चुका है और इस दौरान कंपनी के निर्माण काम में लगे 5 मजदूर बारिश के पानी में फंस गए थे। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में 100 से ज्यादा लोग तेज पानी के बहाव में फंस गए। रायगढ़ के झेनित झरने के पास ये खौफनाक मंजर जिसे आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, देखिए ये लोग फंस गए। लगातार बारिश की वजह से पानी का बहाव अचानक से इतना तेज हुआ कि बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं ढूंढ पाए। हालात बेहद गंभीर थे, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। रस्सियों के सहारे जान जोखिम में डालकर एक एक पर्यटक को पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पिंपरी चिंचवड़ में भारी बरसात से नदियां इस वक्त उफान पर हैं और यही वजह है कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। साथ ही नदी का बहाव भी इतना तेज है कि अगर किसी ने नदी पार करने की कोशिश की तो उसकी जान पर बन आएगी। उधर कोल्हापुर में मूसलाधार बारिश से पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं और इतना नहीं, नदी का पानी घाटों तक पहुंच गया। वहां बने मंदिर आधे से ज्यादा पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर यहां पर नजर आते हैं। और अब खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो शनिवार को भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा T20 मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 190 रन बनाए। जवाब में मेजबानों ने 19 ओवर में 191 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया और इसी के साथ इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर
1-0 की बढ़त बना ली है। लेकिन इस मैच के साथ ही बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है। मैच में डेब्यू करते ही वैभव ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी अब वो बन चुके हैं और वैभव ने अपने डेब्यू मैच में 14 रन बनाए। अब सबकी निगाहें 7 जुलाई को होने वाले तीसरे T20 मुकाबले पर टिकी हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड एक बार फिर से 2009 में और ऑस्ट्रेलिया 6 बार ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। खास बात यह है कि दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 6-6 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 45 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया ने 23 और इंग्लैंड ने 21 मैच जीते हैं। आपको बताते चलें, दोनों टीमें चौथी बार वर्ल्ड कप फाइनल में भिड़ेंगी। इससे पहले 2012, 14 और 2018 के तीनों फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। हालांकि इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले चारों T20 इंटरनेशनल जीते हैं। और अब मनोरंजन से जुड़ी खबरें। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की सोनी गुप्ता मिसेस बिहार बनने के बाद न्यूज 18 के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने अपनी सफलता और करियर को लेकर विस्तार से चर्चा की। मॉडलिंग की ख्वाहिश रखने वाली बाकी महिलाओं को उन्होंने संदेश भी दिया। सोनी विमेन ब्यूटी कॉन्टेस्ट के तहत आयोजित प्रतियोगिता में 85 महिलाओं के साथ सामने थी, उन्हें पीछे छोड़ा उन्होंने। मिसेस बिहार वो तब चुनी गई और आगे सोनी गुप्ता का सपना है मिसेस इंडिया बनने का। मिसेस बिहार सोनी गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही सफर तय करते हैं आसमानों की। जी हाँ, शादी ब्याह के बाद अक्सर महिलाएं घर तक सिमट जाती हैं, लेकिन इस मिथ्या को तोड़ने का काम किया है मुजफ्फरपुर की सोनी गुप्ता ने, जिनका सिलेक्शन अभी मिसेस बिहार में हुआ है। यानी जो विमेन ब्यूटी कॉन्टेस्ट था उसमें इन्होंने भाग लिया था, जिसके बाद ये मिसेस बिहार बनी है। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से सोनी गुप्ता, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी, थैंक यू सो मच सर। कैसा महसूस हो रहा है मिसेस बिहार बनी? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इतनी मेहनत के बाद हमें इस क्राउन को जीता, इस टाइटल को हमने पाया, तो बहुत मेहनत किया मैंने इसके लिए। लेकिन शादी ब्याह के बाद था कि ये कंपटीशन काफी। तो देखिए, मिसेस गुप्ता जो हैं उन्होंने ये खिताब बिहार का जीता और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं ये खिताब अपने जैसे तमाम उन लोगों के लिए प्रेरणा के तौर पर जीत कर लाई हूँ, तो वो भी इस दिशा में आगे बढ़े। इस बुलेटिन में बस इतना ही।